नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। साहिबगंज के बरहेट थाना प्रभारी के द्वारा युवती की पिटाई और अपशब्द कहने का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर राज्य के डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, यह सरासर अनुचित और शर्मनाक है। जांच कर दोषी थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सूचित करें। उधर इस मामले में युवती को पीटने और अपशब्द कहने वाले बरहेट थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। थाना प्रभारी हरीश पाठक को डीजीपी एमवी राव ने सस्पेंड किया और पूरे मामले की छानबीन की जिम्मेदारी डीएसपी बरहरवा को दे दी गई है। साथ ही मामले की जांच रिपोर्ट कल तक जमा करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक द्वारा एक युवती को पीटने और अपशब्द कहने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक थाना प्रभारी एक महिला को थाने में बुरी तरह से पीट रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। इस घटना का वीडियो आग की तरह पूरे प्रदेश में वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर साहिबगंज एसपी ने तत्काल बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया। गए, बोले कि पापा को छोड़ दीजिए, तो हमको बोले कि पापा को छोड़ने के लिए आएंगे, तो हम बोले हाँ आए हैं। तो हमको मारने लग गए, पूरा गंदा गाली देने लग गए। तो हम और मम्मी गए थे थाना पे, फिर भैया गए थे छोड़ने के लिए। बहुत गंदा गाली दिए, हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमको बहुत पीटे। इधर मार रहे हैं तो इधर गिर रहे हैं, इधर बाल पूरा पकड़ के पूरा हमको झोंकने लग गया और नाक से पूरा खून निकलने लग गया। बहुत गंदा गाली देने लगा, हम बोल नहीं सकते हैं। मामला उसमें एक महिला के साथ मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें हम लोग जांच करा रहे। वो महिला संबंधित किसी अपने शादी के संबंधित कोई मामले को लेकर थाने आई थी, तो उसी मामले पे ऐसी कार्रवाई की, मैंने ये घटना घटी है। झारखंड में गैर कानूनी तरीके से मजदूरों का पलायन जारी है। कोरोना संकट काल में दूसरे राज्यों में फंसे जिन मजदूरों को वापस झारखंड लाने के लिए हेमंत सरकार ने दिन रात मेहनत की, अब उन्हीं मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से दूसरे राज्य ले जाने का मानव तस्करी का गोरख धंधा तेजी से चल रहा है। ताजा मामला चक्रधरपुर का है, जहां अलग अलग ग्रामीण इलाके से कोल्हान कोरोना रिलीफ टीम ने 3 बसों को पकड़ा है। इसमें गैर कानूनी तरीके से मजदूरों को झारखंड से ले जाने के मामले का खुलासा हुआ है। ये सभी बसें तमिलनाडु, नागालैंड और तेलंगाना राज्य की हैं। तीनों बसों में मजदूरों को भरकर मजदूरी के लिए तमिलनाडु और अन्य राज्य ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में टीम ने बसों को धर दबोचा। बसों के साथ साथ बस में बैठे झारखंड के मजदूरों की जांच की गई तो कई खामियां और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दरअसल जितने भी मजदूरों को काम दिलाने का प्रलोभन देकर बस में भरकर ले जाया जा रहा था, उनमें से किसी भी मजदूर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था, जबकि राज्य की हेमंत सरकार का साफ तौर पर यह सरकार की गाइडलाइन है कि मजदूरों को बिना रजिस्ट्रेशन के प्रदेश से बाहर काम के लिए नहीं जाना है। पूरे मामले में अब विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं। हमारे जो कोल्हान रिलीफ टीम है, कोल्हान कोरोना रिलीफ टीम है, ये जो मजदूर लोग जो यहाँ बाहर फंस गए थे, उन लोगों को हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के लेके आए। अब जितने भी मजदूर यहाँ से जाना चाहते हैं, उनको भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के जाए, ये हम उन लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो मजदूर हैं, वो उनको जानकारी का अभाव और बिना रजिस्ट्रेशन के वो पलायन कर रहे हैं, जिससे उनको कहाँ जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, ये भी उनको नहीं पता। वो सिर्फ बस आ रही है बाहर से, बाहर अनेक राज्यों से बसें आ रही है झारखंड में, और वो लोग दलालों के माध्यम से, जो लोकल दलाल उनके माध्यम से वो लोग बाहर जा रहे हैं। मजदूर को घर तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत हम लोग किए थे, पूरे मतलब मेहनत में पानी फेर दिया लग रहा है, क्योंकि अभी तक बीमारी खत्म नहीं हुआ। अब तो बीमारी का सही असली जगह पहुंचा रही। 3 गाड़ी की सूचना है, 2 गाड़ी थाना पर तमिलनाडु नंबर की गाड़ी है, ये जो मजदूर को ले जाने के लिए आई हुई थी। इनके पास जो प्रथम दृष्टया में देखा गया है, वैध परमिट भी नहीं है, और जो मजदूर ग्रामीण जा रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। हमारे जो अभी कोरोना रिलीफ टीम जो बना है, वो काफी प्रयास कर रही है कि भाई ये पलायन को रोकना है, और उसके साथ भी प्रशासन माने ऐसा उन लोग के साथ में माने इनको टॉर्चर कर रहा है। तुम कौन है रोकने वाला, जाने वाला जाएगा, तुम क्यों रोकोगे उनको, क्या तुम रोजगारी दोगे? इस तरह से भी इन लोग माने इनको टॉर्चर करके इनके साथ अनसम लोग माने उनके साथ में प्रशासन इनके साथ में
बर्ताव कर रही है। यहाँ रोजगार नहीं मिलने की वजह से वापस दूसरा राज्यों को पलायन हो रहा है। राज्य की सरकार इतनी निकम्मी है कि रोजगार तो देना छोड़ दीजिए, रोक भी नहीं पा रहा है। रांची में संविधान बचाने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन के सामने धरना दिया। इस एक दिवसीय धरने में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता शामिल हुए और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, तो बीजेपी ने भी पलटवार का मौका नहीं छोड़ा। रांची राजभवन के सामने सोमवार को पूरे दिन भर गहमागहमी रही, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक दिवसीय धरना दिया। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और सांसद इस धरने में शामिल हुए। सभी नेताओं ने एक सुर में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म करना चाहती है और इसी के विरोध में हम सभी लगातार पहले सोशल मीडिया के माध्यम से और अब आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि बीजेपी संघीय ढांचे को तोड़ने का लगातार प्रयास करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोवा, मणिपुर, कर्नाटक और अब राजस्थान, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी के द्वारा की जा रही है, इससे ये साफ है कि बीजेपी को संसदीय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, विपक्षी पार्टियों समाप्त करना चाहते हैं और एक राजनीतिक एकाधिकार चाहते हैं पूरे देश में, केंद्र में भी और राज्यों में भी। झारखंड में सब ठीक है, लेकिन विपक्षी सरकारों को जो दर्जनों घटना घटी है वो देश की जनता को चेतने के लिए काफी है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस विरोध पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अगर लोकतंत्र और संविधान की बात करती है तो हास्यास्पद लगता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 93 बार इस संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़कर राज्य पर कब्जा किया है। साथ ही धरने को लॉकडाउन का उल्लंघन बताया और कहा कि 200 से ज्यादा लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के वहां पर इकट्ठा हुए। उनके मंत्री खुद मास्क को नीचे करके भाषण दे रहे थे। ऐसे में इस धरने में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर पहला फाइन यहीं से शुरू होना चाहिए। राजभवन के सामने धरना दिया, क्या डिप्टी कमिश्नर से अनुमति ली, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, मंत्री मास्क नीचे करके भाषण दे रहे थे, तो ये कैसे लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, लोगों का जान को संकट में करके। झारखंड कांग्रेस का यह धरना राजस्थान में बिगड़ते राजनीतिक हालात को लेकर था। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि देश भर के राजभवन के सामने धरने का असर राजस्थान राजभवन पर होगा। भले ही राजस्थान की सियासी गुणागणित जो भी हो, कांग्रेस के विरोध के बाद झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर साफ दिख रही है। मदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड बीजेपी इन दिनों सत्ता पक्ष पर आक्रामक हो गई है और सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने पलटवार करते हुए बीजेपी को संकट की इस घड़ी में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दी है। झारखंड में सत्ता और विपक्ष के बीच इन दिनों वार पलटवार जारी है। बीजेपी राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, तो सत्ता पक्ष ने भी जोरदार हमला बोला है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सूबे की गठबंधन की सरकार को महागठबंधन की सरकार बताते हुए हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। साथ ही सरकार पर गलत रास्ते पर जाने के हालात में बीजेपी के द्वारा नकेल कसने की बात कही है। दीपक प्रकाश ने कहा कि जब से सरकार आई है, जन विरोधी फरमान जारी कर रही है। यही वजह है कि सरकार के पास कोरोना से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं दिखती। लगातार हर मोर्चे पर विफल सरकार और भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय पर कोरोना वायरस के लड़ाई में कोई राजनीति करने पर विश्वास नहीं करती और हम करना भी नहीं चाहते हैं। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने की जगह अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। साथ ही कहा कि राज्य की जनता ये चाहती है कि संकट की घड़ी में विपक्ष सकारात्मक सहयोग करे। इनके नेताओं को चाहिए कि बस इनके लोगों को बॉडीगार्ड नसीब हो, इनके लोगों को कैसे इनके लोगों को उपकृत, तो ये सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता के लिए काम करेगी।
सत्ता में सहयोगी दल कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि दीपक प्रकाश जी के पास कोई काम है ही नहीं, इसीलिए वर्चुअल में कभी पत्र लिखना तो कभी बयान देने का काम करते रहते हैं। दीपक प्रकाश जी के पास एक्चुअल में कुछ काम नहीं है, एक्चुअल में कहीं नहीं है, तो वर्चुअल में लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं, कभी पत्र लिखना, कभी बयान देना आप लोगों के माध्यम से। और उसका लब्बो लुबाब ये है कि ये चाहे मीडिया हो, चाहे जनता हो या महामहिम हो, सबको ये लोग गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जाहिर है विपक्ष के सवालों पर सरकार में शामिल दलों के पलटवार के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। सोमवार को कोरोना के 324 नए संक्रमित मिले, 101 ठीक हो गए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 9000 के करीब पहुंच गई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 8803 तक पहुंच गया है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। हालांकि झारखंड में 3805 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस 4908 हैं। लाव लश्कर के साथ चलने वाले सूबे के श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता एक बार फिर अपने खेतों में आम आदमी की तरह हल जोतते नजर आए। 3 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे मंत्री ने अपने गांव सदर प्रखंड के कारी पहुंचकर न सिर्फ खेत की कीचड़ में उतरकर अपने हाथों से हल जोता, बल्कि खेतों में ही धान बुआई कार्य में जुट गए। अन्य मजदूरों के साथ बैठकर धान का बिचड़ा उखाड़ते हुए खुद उसकी बुआई भी की। इस दौरान मंत्री को कीचड़ में देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर खेतों में धान बुआई के बाद मंत्री ने कहा कि वो किसान के बेटे हैं और अपनी औकात नहीं भूले हैं। प्रत्येक वर्ष वो सावन के महीने में कहीं भी रहें, अपने गांव आकर खेती बाड़ी में मजदूरों और अपने परिवारों का हाथ जरूर बटाते हैं। उन्होंने आम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए सरकारी निर्देशों का भी पालन कर बिना काम घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। हम लोग यहाँ जन्मभूमि है और पहले भी हम खेती करते थे। किसान का बेटा है और अपना खेत में हर जोते यानी कि दूसरा के खेत में हर जोते दिखाने के लिए और प्रत्येक साल हम यहाँ आते हैं। रांची में पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय द्वारा लिखित पुस्तक मेनहर्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों की खता का विमोचन झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे अशोक कुमार सिंह ने किया। सरयू राय ने कहा कि पुस्तक तथ्यपरक विश्लेषण है कि किस तरह एक योजना की भ्रूण हत्या निहित स्वार्थ के लिए कर दी जाती है। राजधानी रांची में ड्रेनेज सीवरेज के लिए योग्यता की शर्तों पर मेनहर्ट के अयोग्य होने के बावजूद उसे कैसे योग्य करार दिया गया। मामला 2005 में विधानसभा में भी उठा। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने एक जांच कमेटी भी बनाई थी। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरयू राय अपनी घड़ी की सुई बार बार मेनहर्ट पर जाकर न रोकें। सचिव, मुख्य सचिव, निगरानी ने भी जांच की थी और क्लीन चिट दिया था। तो जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मेनहर्ट पूरे प्रकरण की जांच हो, उस समय की सारी गड़बड़ी सामने आएगी। इसलिए इस पुस्तक को हम लोगों ने 20 खंडों में बांटा है और जो एक एक प्रकरण है उन प्रकरण से जुड़े हुए तथ्यों को इसमें उसी रूप में समाहित किया गया है। संचिका में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसी तरह से इसमें पुस्तक में भी दिया गया है। देखिए, हम माननीय सरयू राय जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी घड़ी की सुई को बार बार मेनहर्ट पर जाकर ना रोके। सचिव ने जांच की थी, मुख्य सचिव ने जांच की थी, निगरानी ने भी क्लीन चिट दी थी। उसके बाद कोर्ट पेमेंट के लिए कंपनी कोर्ट चली गई थी, कोर्ट के आदेश पर पेमेंट हुआ था। बार बार मेनहर्ट पर करके मुझे लगता है वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। मेनहर्ट हमारे लिए क्लोज चैप्टर है। तत्कालीन जो शहरी विकास मंत्री थे, जो बाद में हम लोगों के मुख्यमंत्री बने, उनका जितना गड़बड़ झाला उसमें हुआ है और उस समय के जो आपको सचिव थे, विभागीय सचिव थे,
जो जब उसकी जांच के लिए, निगरानी के लिए कही गई, तब जब गृह सचिव थे, सबकी बातें खुलकर आएंगी। और रांची को किस प्रकार नरक के अंदर में ढकेलने का काम हुआ, वो देखिए आज भी आपको दिखेगा। लॉकडाउन के दौरान 16 मई को यूपी के औरैया में सड़क हादसे में मारे गए 13 मजदूरों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया गया। साथ ही घायल मजदूरों को 50,000 रुपए का मुआवजा मिला। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी को चेक प्रदान किया। बोकारो के गोपालपुर पंचायत में परिजनों को चेक दिया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अब किसी भी मजदूर को बाहर काम करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है। इस मौके पर बोकारो के विधायक विरंची नारायण और बोकारो उपायुक्त के साथ साथ तमाम जिले के अधिकारी और मृतक और घायलों के आश्रित मौजूद रहे। 70 दिन पहले जो यूपी के औरैया में सड़क हादसे में 13 मजदूरों की मौत हुई थी और 4 लोग घायल हुए थे, उनको आज मुआवजा झारखंड सरकार की तरफ से मिला है। जो 4-4 लाख रुपए देने का वादा झारखंड सरकार ने किए थे, वो आज दिया गया है। 4 लाख का मुआवजा आज झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा दिया गया। साथ ही बोकारो विधायक और बोकारो के डीसी भी मौजूद रहे। मृत्युंजय मिश्रा, सी मीडिया, बोकारो। लगभग 13 जो मृत परिवार है, 13 लोगों को 4-4 लाख रुपया का मुआवजा दिया गया और 4 घायल व्यक्ति को 50-50 हज़ार रुपया का मुआवजा दिया गया, जिसमें हम झारखंड सरकार को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं लगातार लगा रहा इस विषय पर। जो गोपालपुर और खीराबेड़ा के जो मजदूर काल कलवित हो गए औरैया में, उत्तर प्रदेश में, उसके लिए लगातार पत्राचार, आधा दर्जन चिट्ठी मैंने लिखी राज्य सरकार की। इनकी जो कुंभकर्णी निद्रा थी वो टूटे, इसका मैंने प्रयास किया और लगातार इस विषय को उठाते रहा। पिछले दिनों भी पत्र लिखा मुख्य सचिव को। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र की रहने वाली 12 साल की नाबालिग बच्ची अपने माता पिता से नाराज होकर घर से बाहर क्या निकली। सड़क पर मौजूद दरिंदों ने पहले नाबालिग का अपहरण किया, फिर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग के घर से गायब होने की जानकारी मिलते ही बरियातू थाने की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बच्ची को बरामद भी कर लिया। लेकिन तब तक दरिंदे नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुके थे। इस घटना के बाद रांची पुलिस ने माता पिता से अपनी नाबालिग बच्चियों पर विशेष ध्यान देने की अपील की है, ताकि वो नाराज होकर घर से बाहर न निकलें, क्योंकि राजधानी की सड़कों पर ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपकी लाडली पर बुरी नजर रखे हुए हैं। घर से नाराज होकर नाबालिग लड़की निकली थी। सड़क पर जो है 2 लड़कों से उसकी मुलाकात हुई और दोनों ने उसे स्टेशन छोड़ने के बहाने अपने घर पर ले गया और फिर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अब और कुछ क्या मामला इसमें सामने निकल कर आता है, इसके लिए पुलिस अनुसंधान कर रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। बात सही है, पीड़िता को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। आरोपियों को पकड़ करके गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और अनुसंधान